हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल। तो क्या होता है कंपाउंडिंग, इसको थोड़ा मोटा मोटा सा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद डिटेल से इसको हम लोग पढ़ेंगे कि कंपाउंडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या है दो या दो से ज़्यादा दवाओं को आपस में मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, या तो फिर क्या है किसी दवा के इफेक्ट को हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं जिससे किसी को एलर्जी या दिक्कत हो रही है, किसी पेशेंट के किसी खास ज़रूरत को पूरा करने के लिए, कि जैसा प्रोडक्ट हम चाह रहे हैं किसी पेशेंट को देने के लिए वैसा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं फिर अपना एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं कंपाउंडिंग के थ्रू, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग। इसको आप एग्जाम्पल से समझिए तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए हॉस्पिटल के अंदर कोई पेशेंट है और उसको कोई ख़ास तरह की दवा चाहिए, कोई स्पेसिफिक दवा चाहिए जो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है, और मार्केट के अंदर भी वो क्या है उस टाइप की दवा नहीं मिल रही है, लेकिन जो फार्मासिस्ट है उसको मालूम है कि ये दवा कैसे बनती है, इसके क्या कंपोजिशंस होते हैं, तो उसने क्या किया, 2-3-4 दवाओं को लिया, आपस में मिला दिया, तो और उसको एक नई दवा बना दी, तो वो हो गया एक तरीके का कंपाउंड। तो वो क्या है, एक तरीके का कंपाउंड हो गया। ऐसे ही एक दूसरी एग्जांपल समझिए कि कोई पेशेंट आया और उसने बताया कि मुझे 4-5 बीमारियां अलग अलग हैं, ठीक है, आपने उन सब की क्या दवाएं निकाली और वो पता चला कि 5-6-7 दवाएं हो गई अलग अलग। अब वो क्या जाहिर टाइप का आदमी, पढ़ा लिखा नहीं है, वो कह रहा है कि मैं ये खा नहीं पाऊंगा, इतनी सारी मैं भूल जाऊंगा कब खानी नहीं खानी है। तो आपने क्या किया, उन सारी दवाओं को लिया, आपस में पीस के पुड़िये बना दिए और कहा कि लो एक सुबह खा लेना, एक दोपहर में, एक शाम में खा लेना। तो ये भी क्या है, एक तरीके की कंपाउंडिंग है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि आप हॉस्पिटल के अंदर कि जो आईवी फ्लूइड होता है, जो बोतल चढ़ते हैं, तो डॉक्टर उसके अंदर क्या करते हैं, कई सारी चीज़ें डाल देते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे मान लीजिए उसके अंदर ओमिप्राजोल डाल देते हैं गैस के लिए, ऐसे उसके अंदर मल्टीविटामिन का इंजेक्शन डाल देते हैं, दवाएं डाल देते हैं। तो ये सब क्या है एक तरीके के, तो ये भी क्या है एक तरीके की कंपाउंडिंग है। समझ में आ रही बात। और ये जो कंपाउंडिंग है ये पहले ज़्यादा चलता था, अब इस ज़माने में इसका रिवाज कम हो गया है। पहले इतने मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं होती थी, इतनी दवाएं अलग अलग तरह की नहीं बनती थी, तो फिर डॉक्टर्स वगैरह जो होते थे, जो मतलब असल में वैद्य वगैरह जो होते, हकीम होते थे, वो लोग क्या करते थे, दवाओं को आपस में मिला के कोई नई दवा बनाते थे, कंपाउंडिंग करते थे। होप कि आपको कंपाउंडिंग समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक। तो डेफिनेशन क्या है, तो कंपाउंडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग, मिक्सिंग, और यहाँ पे छूट गया अल्टरिंग या चेंजिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। अल्टरिंग इन ड्रग इंग्रेडिएंट्स फॉर डेवलपिंग ए ड्रग टू फुलफिल द स्पेसिफिक नीड ऑफ ए पेशेंट, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन इतना कि कंपाउंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा काम होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कंबाइनिंग या मिक्सिंग करते हैं, यानी दो दवाओं को आपस में मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, या क्या करते हैं, अल्टर करते हैं किसी ड्रग के इंग्रेडिएंट को, यानी कोई ड्रग का इंग्रेडिएंट है उस दवा के अंदर, तो उसके इफेक्ट को हम लोग अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं, बदलने की कोशिश करते हैं। फॉर डेवलपिंग ए ड्रग, एक नई दवा बनाने के लिए, एक नया प्रोडक्ट तैयार करने के लिए, एक नई दवा डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए, और ये सब हम लोग क्यों करते हैं, टू फुलफिल द स्पेसिफिक नीड ऑफ ए पेशेंट, किसी पेशेंट की कोई खास ज़रूरत पूरी करने के लिए, या किसी पेशेंट के लिए कोई खास थेरापेटिक इफेक्ट लाने के लिए, ठीक। और इट इज़ डन व्हेन नो अप्रूव्ड ड्रग इज अप्रोप्रिएट फॉर पेशेंट, और ये इस वक्त किया जाता है कि जब कोई अप्रूव्ड ड्रग अप्रोप्रिएट नहीं होता है पेशेंट के लिए, यानी कोई समझिए मार्केट में कोई मुनासिब दवा उस पेशेंट की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जब मौजूद नहीं होती है, तब ये हम लोग करते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों ये किया जाता है, तो टू कन्वर्ट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। समझ में आ रही बात कि देखिए इसमें ये क्यों किया जाता है, तो कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि दवा तो वही है लेकिन उसका हम लोग क्या है डोजेस फॉर्म चेंज कर दे रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का क्या है, कंपाउंडिंग है। तो सॉलिड है, अब वो पेशेंट है वो क्या खा नहीं सकता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको लिक्विड फॉर्म में बदल देते हैं और आईवी रूट से उसको दे देंगे, ठीक। दूसरा क्या है, टू अवॉइड एन एलर्जिक इंग्रेडिएंट लाइक कलर्ड डाइज, ऐसा ही क्या है, जो एलर्जिक इंग्रेडिएंट्स हैं उसको अवॉइड करने के लिए भी ये काम कंपाउंडिंग का किया जाता है। जैसे कि कलर डाइज जो होते हैं, जो दवाओं के अंदर कलर वगैरह डाले जाते हैं, कलरिंग एजेंट हैं, तो उसकी वजह से एलर्जी ज़्यादा होती है, तो उसको निकालने के लिए भी कंपाउंडिंग की जाती है। ऐसे ही टू प्रोवाइड एन एग्जैक्ट डोज दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन मार्केट, और कोई एग्जैक्ट डोज प्रोवाइड करने के लिए जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। ऐसे ही टू मास्क एन अनप्लीजेंट टेस्ट, ऐसे उसके अंदर जो टेस्ट है, जो उसका
जायका है, जो स्वाद है वो अनप्लीजेंट है, कड़वा है, तो उसको कभी छुपाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं, यानी कोई चीज़ उसके अंदर ऐड कर देते हैं। ऐसे ही टू मिनिमाइज मल्टीपल डोजिंग, और ये हमको कभी ऐसा करने की ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है कि मान लीजिए 4-5 दवाएं उसको देना है, कितना 4-5 दवाएं देनी है किसी पेशेंट को, अब उनको अलग अलग देंगे तो बार बार दवाएं खानी पड़ेगी, तो उसको भी इरिटेशन होगा थोड़ा सा, तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर की सारी दवाओं को एक साथ मिला देते हैं, जबकि ये उस वक्त किया जाता है कि मतलब उनका आपस में क्या केमिकल रिएक्शन ना हो, चेंजेस ना हो, कुछ इस टाइप की दवाएं हो कि आपस में क्या है उनका रिएक्शन ना हो तब, ठीक है। तो इसलिए भी इसको कभी कभी किया जाता है। अब एक टॉपिक है इसमें बल्क कंपाउंडिंग। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि आपका ये जो आपका सिलेबस है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इस वाले चैप्टर में नहीं पूछ रखी हैं। एक तो पूछा है कंपाउंडिंग के बारे में आपको पढ़ना है, उसमें दूसरा पूछा है वो क्या पूछा है, बल्क कंपाउंड। तो क्या होता है बल्क कंपाउंड, यह भी हम लोग समझ लेते हैं। व्हेन एनी ड्रग कंपाउंडेड इन बल्क, जब कोई भी दवा क्या है बनाई जाती है, कंपाउंड की जाती है बल्क में, समझ में आ रही। बल्क का मतलब होता है इन ए बिग अमाउंट, कोई भी दवा जब बड़े अमाउंट में बनाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं बल्क कंपाउंड, ठीक है। तो अब बल्क में बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मान लीजिए कोई एक दवा है जिसको हम लोग कंपाउंड कर रहे हैं, तो एक सिंगल डोज कर रहे हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत हमको बार बार पड़ रही है, तो अलग अलग बार बार सिंगल डोजिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, उतना मेहनत चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो उसको हम लोग क्या करते हैं बल्क में कंपाउंड कर लेते हैं। मान लीजिए डॉक्टर जो है वहाँ के सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ के जो डॉक्टर है उसी सिरप को बार बार लिख रहे हैं जिसके अंदर कलरिंग एजेंट नहीं है, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, बार बार वही दवा बनाएंगे क्या, नहीं, एक ही बार में हम लोग उसको क्या करते हैं बल्क में बना के अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बल्क, ठीक है। ये आसान सी बात है कि कोई भी दवा को हम लोग जब बड़े अमाउंट में बना लेते हैं उसको बोलते हैं बल्क कंपाउंड, ठीक। अब अगर मान लीजिए हम लोग कोई भी दवा बल्क में क्या कंपाउंड कर रहे हैं तो हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। तो रिक्वायरमेंट्स फॉर बल्क कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल, तो सबसे पहले क्या, अब हर हॉस्पिटल में ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कई सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहला क्या है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, मैन्युफैक्चर करने के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए। मान लीजिए एक सिरप ही बनाना है तो ऐसा तो नहीं कि कहीं पे भी यहीं पे बना दूं मैं, ऐसा तो नहीं है ना, उसके लिए पूरी एक इन्वायरमेंट चाहिए, उसके लिए चीज़ें चाहिए, लेबोरेटरी चाहिए, मशीनें चाहिए, उनका सेटअप होना चाहिए, तो वही है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। द प्लेस वेयर ड्रग आर बीइंग कंपाउंड शुड बी क्लीन एट हाई डिग्री, तो ये कह रहे जहाँ दवाएं बनाई जा रही हैं, कंपाउंड की जा रही हैं, वहाँ पे क्या है हाई लेवल की सफाई होनी चाहिए। इट शुड बी स्मूथ कंस्ट्रक्शन स्पेशली वॉल्स एंड फ्लोर विच आर इजी टू क्लीन, और जो वहाँ की दीवारें हैं, जो वहाँ के क्या है फर्श है, वो क्या है बहुत स्मूथ होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, ताकि अगर उसको सफाई करें तो आसानी से साफ हो जाएं। दूसरा क्या, रॉ मटेरियल का नंबर आता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास जगह है, फैसिलिटी है, तो दूसरे नंबर पे क्या है, रॉ मटेरियल। आफ्टर डिसाइडिंग द ड्रग टू बी कंपाउंड, तो जब हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि कौन सी दवा हमको कंपाउंड करना है, तब क्या करेंगे हम लोग, इट्स रॉ मटेरियल्स शुड बी बॉट ऑफ गुड क्वालिटी एंड इन सफिशिएंट क्वांटिटी। तब उसके बाद हम लोग उसका रॉ मटेरियल खरीदेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि मतलब अच्छी क्वालिटी का हमको मिले, ये नहीं कि गए और हम पता ही नहीं था और ख़राब क्वालिटी की चीज़ें लेके आ गए, इंग्रेडिएंट लेके आ गए, दवा कंपाउंड कर रहे हैं लेकिन उसका थेरेपेटिक इफेक्ट ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या है, अच्छी क्वालिटी का और सफिशिएंट अमाउंट में उसको हम लोग क्या करेंगे, खरीदेंगे। मान लीजिए आपको बनाना है बल्क में, आपको मान लीजिए बनाना है 1 कुंटल और सामान ला रहा है 50 किलो का, तो कैसे होगा, तो सफिशिएंट अमाउंट में आपको वो लेके आना है। तीसरा क्या है, इक्विपमेंट्स। हालांकि ये सिलेबस में आपके पूछा नहीं है, सिर्फ ये पूछा है कि बल्क कंपाउंडिंग क्या होता है, लेकिन ये बुक्स के अंदर दे रखा है बहुत सारी में, तो मैंने इसको ले लिया, लेकिन शॉर्ट करने की कोशिश की है फिर भी। और तीसरी हमको ज़रूरत पड़ती है इक्विपमेंट्स की। द इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक ड्रग शुड बी अवेलेबल। अब मान लीजिए कोई खास अलग अलग तरह की दवाएं जो भी बनानी है, तो उस दवा के लिए, जो दवा हम लोग बनाने जा रहे हैं, उस दवा के लिए जिस इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ रही है वो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। मान लीजिए हम लोग सिरप बना रहे हैं, उसके लिए हमको क्या इमल्सिफाइंग मशीन की ज़रूरत है, तो वो होना चाहिए। ऐसा ही क्या होमोजेनाइजर की अगर ज़रूरत है तो होमोजेनाइजर होना चाहिए। तो जो भी हमको क्या है इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ रही है स्पेसिफिक दवा बनाने के लिए, वो हमारे पास मौजूद होना चाहिए। अगर हम लोग कंपाउंडिंग करने जा रहे हैं तो हमारे पास एनफ स्टाफ होना चाहिए, यानी इतने स्टाफ हो जो हमारे लिए काफ़ी हो जाएं। ये नहीं कि मान लीजिए मैं कंपाउंडिंग करने जा रहा हूँ और सारे काम मैं ही अकेले कर रहा हूँ, तो मैं कहाँ कर पाऊँगा, थक जाऊँगा, चीज़ें बन नहीं पाएंगी, अच्छी क्वालिटी की नहीं बनेगी, अच्छा प्रोसेस नहीं होगा। तो समझ में आ रहे, तो जो उसके लिए स्टाफ की ज़रूरत है, जितने स्टाफ की ज़रूरत है उतने स्टाफ भी वहाँ पे होना चाहिए। अब कुछ चीज़ें जब हम लोग कंपाउंडिंग करते हैं तो
कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना रहता है, तो वो क्या है, कंट्रोल सिस्टम्स के थ्रू हम लोग क्या है, कुछ चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखते हैं। जैसे कि चीज़ों की क्वालिटी, जो प्रोसेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं दवा बनाने के लिए, जो तकनीक हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी क्या है, स्टैंडर्ड क्वालिटी की होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, कंट्रोल सिस्टम में। तो ये क्या है, कंपाउंडिंग प्रोसेस कंट्रोल। क्या है, कंपाउंडिंग प्रोसेस कंट्रोल। ड्यूरिंग कंपाउंडिंग द स्टैंडर्ड प्रोसेस शुड बी अप्लाइड टू ऑब्टेन गुड स्ट्रेंथ, क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ ड्रग। तो जब हम लोग दवा बना रहे हैं तो उस वक्त में हम लोगों को क्या, स्टैंडर्ड प्रोसेस को यूज़ करना चाहिए, यानी सही दवा बनाने का जो सही तरीका है उसको यूज़ करना चाहिए, ताकि हम क्या है, अच्छी क्वालिटी की जो दवा का जो स्ट्रेंथ है, जो उसका पावर है वो सही हमको मिल सके, उसकी क्वालिटी और उसकी क्वालिटी और उसकी प्योरिटी हमको अच्छी मिल सके। तो उसके लिए हमको अच्छा प्रोसेस यूज़ करने की ज़रूरत है। मान लीजिए हमको सिरप ही का एग्जांपल ले लीजिए, उसको बनाना तो उसको बहुत अच्छे से मिक्स करने की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए 2-3 चीज़ों को हम लोगों ने मिलाया और उसको बहुत अच्छे से मिक्स करने की ज़रूरत है, लेकिन हमने उसको अच्छे से मिक्स नहीं किया। मशीन की ज़रूरत है उसको मिलाने के लिए, लेकिन हमने हाथ से मिला के उसको बना दिया, तो वो क्या, प्रोसेस अच्छा हमने उसमें अप्लाई नहीं किया, तो वो दवा क्या है, अच्छे से बन नहीं पाएगी, अच्छे से काम नहीं करेगी। दूसरा क्या, क्वालिटी कंट्रोल। तो ये क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस टू चेक द क्वालिटी, प्योरिटी ऑफ और स्ट्रेंथ ऑफ ए डेवलप्ड प्रोडक्ट। अब जब दवा बन के तैयार हो जाती है तो उसके बाद फिर से उसको दोबारा चेक किया जाता है कि जिस क्वालिटी की हम दवा बनाना चाह रहे थे, क्या ये उसी क्वालिटी की बनी है या नहीं बनी है। समझ में आ रही बात? तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल। और तीसरा एक चीज़ और ध्यान में रखना चाहिए कि बजटरी कंट्रोल, यानी कि हमको दवा कितनी बनानी है और हमारे पास पैसा कितना है, ये भी तो ध्यान रखना है। मान लीजिए हमको 50 किलो दवा बनानी है और हमारे पास पैसा सिर्फ 40 किलो ही दवा बनाने की, तो हमको अपना बजट भी ध्यान में रख के फिर क्या डिसाइड करना चाहिए कि हमको दवा कितनी बनानी है। ठीक, यही है इसके अंदर। द बजट ऑफ हॉस्पिटल शुड ऑल्सो बी कंसिडर ड्यूरिंग मेकिंग ए प्रोग्राम फॉर बल्क कंपाउंडिंग। अगर बल्क कंपाउंडिंग अगर आप करने जा रहे हैं, कोई उसके लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हॉस्पिटल का जो बजट है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। अब ये जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है, ये समझ लीजिए आपका मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो क्या है, आईवी एडमिक्सचर सर्विसेज। ये भी समझ लीजिए एक तरीके का क्या है, कंपाउंडिंग ही है। आईवी एडमिक्सचर सर्विसेज ये भी एक तरीके का कंपाउंडिंग है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर स्टेराइल प्रोडक्ट इनटू बॉटल ऑफ आईवी फ्लूइड इज कॉल्ड आईवी एडमिक्सचर। एक या एक से ज़्यादा स्टेराइल प्रोडक्ट को आपस में मिला देना एक आईवी फ्लूइड के बॉटल के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं आईवी एडमिक्सचर। आईवी फ्लूइड आप जानते होंगे, जो बॉटल होता है, या उसको हम लोग आईवी बैग भी बोलते हैं। समझ में आ रही बात? जो बॉटल चढ़ाया जाता है, जिसको हम लोग आरएल भी बोलते हैं, एनएस बोलते हैं, ठीक है, तो उसको अलग अलग नाम से जानते हैं हम लोग, सैलाइन भी बोलते हैं। तो जो बॉटल है उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा स्टेराइल प्रोडक्ट को मिलाने को हम लोग क्या बोलते हैं, आईवी एडमिक्सचर। अब ये स्टेराइल प्रोडक्ट क्या होता है, तो एक प्रोसेस होता है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन में क्या किया जाता है कि मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है जो पेरेंटल रूट से दी जाती हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, हीट देके या किसी भी तरीके से उसके अंदर जो बीमारी कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या उनके जरिए से रिलीज किया हुआ कोई केमिकल या टॉक्सिक को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। तो ऐसा प्रोडक्ट जिसका स्टेरिलाइजेशन हो गया है उसको बोलते हैं स्टेराइल प्रोडक्ट। ठीक है, तो आईवी फ्लूइड के अंदर हम लोग सारे प्रोडक्ट नहीं डाल सकते हैं, सिर्फ वही प्रोडक्ट डालेंगे जो क्या है, स्टेराइल हैं। वरना अगर ब्लड में हमारे ऐसी दवाएं पहुंच गई जिसके अंदर क्या है, बैक्टीरिया वगैरह हैं, तो पूरे ब्लड के, पूरी बॉडी के अंदर क्या है, वो बैक्टीरिया पहुंच जाएगा और बीमारी कॉज कर देगा। तो इसलिए क्या, पूरी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग उसमें जो बॉटल के अंदर जो फ्लूइड है वो क्या होता है, वो भी स्टेराइल होता है, और उसके अंदर जो दवाएं हम लोग डालते हैं वो भी स्टेराइल प्रोडक्ट ही होना चाहिए। तो होप कि आपको ये आईवी क्या है, एडमिक्सचर समझ में आ गया होगा। एडमिक्सचर का मतलब होता है मिला देना, ठीक है ना। एडमिक्सचर का मतलब क्या है, मिला देना। अब इसको प्रिपरेशन करना है तो क्या क्या हमको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो दी एडमिक्सचर शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ हिज फिजिशियन। तो ये जो डॉक्टर है, जो फिजिशियन है, इसने वो बनाने के लिए कहा है। अब इसमें एक बात ध्यान रखिए
कि जो आईवी एडमिक्सचर है या तो कभी ऐसा होता है कि तुरंत मतलब ज़रूरत पड़ती है तुरंत बना दिया जाता है, और कभी ऐसा होता है कि उसकी ज़रूरत बार बार बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो ये जो फार्मासिस्ट होते हैं उनको ऑर्डर दे दिया जाता है कि ये दवा आप क्या 10, 15, 20, 25 क्या बना के इस तरीके से उसको तैयार करके रखिए, इसको ज़रूरत पड़ रही है बार बार। तो समझ में आ रही? तो एक तो तुरंत बनता है, और कभी ऐसा होता है कि वो फार्मासिस्ट को ऑर्डर दिया जाता है कि आप ये दवाएं तैयार करिए, हमको ज़रूरत है। तो इस तरीके से ये होता है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि जो एडमिक्सचर है वो क्या है, प्रिपेयर करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फिजिशियन, जैसा फिजिशियन ने कहा है, जो इंग्रेडिएंट डालने के लिए कहा है, जैसा प्रोसेस करने के लिए कहा है वैसे ही करना चाहिए। दूसरा क्या है, अकॉर्डिंग टू द फिजिशियंस ऑर्डर ए लेबल शुड बी प्रिपेयर्ड इंक्लूडिंग। अब ये कह रहे हैं कि जैसा कि फिजिशियन ने ऑर्डर दिया है कि ये क्या है, आपको एक एडमिक्सचर बनाना है, तो उसमें क्या है आपको इतनी चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी है। जब आप कोई क्या है एडमिक्सचर बना रहे हैं तो उसके ऊपर लेबलिंग करना भी आपके लिए ज़रूरी है, और उस लेबलिंग के ऊपर, लेबलिंग का मतलब ये कि दवा के ऊपर बहुत सारी चीज़ें उसकी डिटेल लिखी जाती है, उसको बोलते हैं लेबलिंग करना। तो उस लेबलिंग में हमको इतनी चीज़ें लिखना क्या है, ज़रूरी है। ये उस वक्त है कि जब मतलब हम लोग उसको पहले से प्रिपेयर करके रख रहे हैं किसी को यूज़ करने के लिए। ये तो डायरेक्टली पेशेंट के पास ही अगर हम लोग उसको बना रहे हैं तो कोई बात ही नहीं, डायरेक्ट पेशेंट को चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए पेशेंट के पास नहीं, बल्कि फार्मासिस्ट का जो फार्मेसी है वहाँ पे एडमिक्सचर तैयार किया जा रहा है फिजिशियन के ऑर्डर के हिसाब से, तब उस पर हम लोग ये सारी चीज़ें करना हमको ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला क्या, नेम एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट एंड लोकेशन। तो पेशेंट का नाम और वो पेशेंट का एड्रेस क्या है वो भी डालना है, और वो किस जगह पे है वो भी डालना है। मान लीजिए कि वो किस रूम के अंदर है, किस वार्ड के अंदर है, तो उसका लोकेशन भी डाल दिया जाता है। दूसरा क्या, ताकि मतलब ऐसा ना हो कि दवा किसी और को देनी हो, पता चला किसी और को दे दी जा रही है, तो इसको बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। दूसरा, नेम ऑफ फिजिशियन, किस डॉक्टर ने ये मतलब एडमिक्सचर तैयार करने के लिए कहा है। तीसरा, नेम ऑफ ड्रग विद क्वांटिटीज, और दवा उसके अंदर डाली जा रही है वो कितनी क्वांटिटी में डाली जा रही है, वो क्वांटिटी भी और दवा का नाम भी। तीसरा क्या, डेट ऑफ कंपाउंडिंग एंड एक्सपायरी डेट, कि कंपाउंडिंग कब आपने किया वो उसकी डेट, और ये कब मान लीजिए और कितने दिनों तक ये क्या है उसको हम लोग रख सकते हैं, उसका एक्सपायरी भी लिखना उस पर। ऐसे नेम ऑफ फार्मासिस्ट हु प्रिपेयर्ड एडमिक्सचर, और उस फार्मासिस्ट का नाम भी उस पर लेबल में लिखा रहेगा जिसने उस एडमिक्सचर को तैयार किया है। तीसरी चीज जो ध्यान में रखनी है वो क्या है, एडमिक्सचर शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर लेमिनार फ्लो हुड और कैबिनेट यूजिंग स्टेराइल नीडल्स और सिरिंज। कह रहे हैं कि जो एडमिक्सचर तैयार किया जा रहा है उसको क्या है, अंडर लेमिनार फ्लो हुड या कैबिनेट में तैयार किया जाना चाहिए। अब ये लेमिनार फ्लो हुड क्या है, तो समझिए एक कैबिनेट बना रहता है, या समझ लीजिए कि एक अलमारी जैसी कोई चीज बनी रहती है जिसको शीशे से घेर के रखा जाता है, और उसके अंदर फिर क्या है दवाओं को एडमिक्सचर किया जाता है ताकि उसके अंदर बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह ना आ पाए। उसकी आप इमेज यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है। और दूसरी है कि जब आप जो उसमें दवा इंजेक्ट करने के लिए जो सिरिंज यूज कर रहे हैं, जो नीडल यूज कर रहे हैं, जो सुई यूज कर रहे हैं, वो भी क्या है, स्टेराइल होनी चाहिए। और चौथी चीज क्या है, तो आफ्टर एडिंग दी ड्रग्स द सॉल्यूशन शुड बी मिक्स्ड प्रॉपर्ली। अब उसमें आपने दवाओं को इंजेक्ट कर दिया, तो अब कह रहे हैं कि उस सॉल्यूशन को, जो फ्लूइड है उसको अच्छे से मिक्स करना चाहिए। और क्या है, बिफोर यूजिंग द एडमिक्सचर सॉल्यूशन इट शुड बी चेक्ड केयरफुली टू सेटिस्फाई दैट देयर इज नो इनकम्पैटिबिलिटी। और ये कह रहे हैं कि आपने दवा को एडमिक्सचर कर दिया, मिला दिया, उसके बाद भी उसको क्या अच्छे से चेक करना चाहिए कि ताकि ये देख लें आप कि उसके अंदर कोई इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं हो रही है, इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं हो रही है। अब जब दवा के अंदर आप उस फ्लूइड के अंदर जब आप दवा मिलाते हैं कई सारी, तो कभी ऐसा होता है उसमें एक रिएक्शन होता है और उसके क्या कलर चेंज हो जाता है, समझ में आ रही, तो उससे पता चलता है कि ये दवा क्या है, अच्छा नहीं है, अब इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। उससे इनकम्पेबिलिटी, उससे कई सारी क्या दिक्कतें क्रिएट हो सकती हैं अगर ये किसी को चढ़ा दिया गया। मान लीजिए आपने दवा बना दी और उस पर लेबलिंग कर दिया और उसका कलर नहीं देखा, लाके किसी पेशेंट को चढ़ा दिया और उसके अंदर कुछ क्या केमिकल रिएक्शन हो गया, टॉक्सिक इफेक्ट आ गया, तो फिर क्या पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो ये कह रहे हैं कि पहले आप उसको देखिए कि उसके अंदर कोई चेंजिंग वगैरह तो नहीं आ रही है। अब ये क्या इनकम्पैटिबिलिटी, इसके बारे में आपको आगे डिटेल से भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तीसरी और क्या इसमें ध्यान रखना है, बिफोर डिस्पेंसिंग द फाइनल, ये एडमिशन नहीं है एडमिक्सचर, इसको ठीक कर लीजिएगा। बिफोर डिस्पेंसिंग द फाइनल एडमिक्सचर प्रिपरेशन टू यूज द फार्मासिस्ट शुड इंस्पेक्ट लेबल एंड कैलकुलेशन एक्सेट्रा। तो ये कह रहे हैं कि जब आप इसको एडमिक्सचर जो है जो तैयार हो गया बन के, तो उसको डिस्पेंस करने से पहले भी फार्मासिस्ट को उसको अच्छे से देखना चाहिए, उसकी सारी चीज़ें कि उसके लेबलिंग सही है कि नहीं है, जो कैलकुलेशन वगैरह उस पर लिखा गया है वो सारी चीज़ें सही है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें फार्मासिस्ट को पहले चेक करना चाहिए, तब इसको डिस्पेंस करना चाहिए किसी को वो यूज़ करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए।
अब एक टॉपिक और दे रखा है जो आपको पढ़ना है इसमें, वो क्या है, इनकॉम्पेटिबिलिटी ऑफ आईवी एडमिक्सचर। सबसे पहले आप समझिए कि इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होता है। तो इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है, मीनिंग जो होती है होता है मेल न खाना। क्या है, मेल न खाना। अब आईवी फ्लूइड के अंदर आप क्या है, दो तीन चीज़ों को जब मिला रहे हैं तो हो सकता है कि वो आपस में मेल ना खाएं और कुछ उल्टा केमिकल रिएक्शन हो जाए, वो आपस में स्टेबल ना रह पाएं और कुछ केमिकल रिएक्शन हो जाए जिससे क्या टॉक्सिक इफेक्ट आ जाए, या ये भी हो सकता है कि उससे दवा का इफेक्ट कुछ और ज़्यादा बढ़ जाए। समझ में आ रहा है, जितना इफेक्ट होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाए, या ये भी हो सकता है कि वो दवा डिग्रेडेड हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकॉम्पेटिबिलिटी। ठीक है, यानी दवाओं का आपस में मेल न खाना। तो इसमें देखते हैं, इनकॉम्पेटिबिलिटी इज ए अनवांटेड रिएक्शन दैट अकर्स बिटवीन द ड्रग टू ड्रग। तो क्या है इनकॉम्पेटिबिलिटी, क्या है, तो ये अनवांटेड रिएक्शन है, यानी ऐसा रिएक्शन जो हम नहीं चाह रहे हैं वो अगर हो रहा है। और ये कैसे होता है, तो ये बिटवीन ड्रग टू ड्रग, यानी दो ड्रग आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट कर गए, उनका आपस में रिएक्शन हो गया। ऐसे ही क्या है, ड्रग टू फ्लूइड भी हो सकता है और ड्रग टू कंटेनर भी हो सकता है, यानी जिस दवा के जिस कंटेनर के अंदर आईवी फ्लूइड रखा हुआ है उसमें आपने कोई दूसरी दवा डाली तो वो दवा जाके उस कंटेनर के साथ में ही, यानी समझिए प्लास्टिक की वो जो बॉटल है उसी के साथ में जाके वो रिएक्शन कर गई और कुछ नया उसने प्रोडक्ट बना दिया। तो ठीक है, तो ये जो भी तरीके के क्या है उसमें केमिकल रिएक्शन आ रहा है, अनवांटेड रिएक्शन, उसको हम लोग बोलेंगे इनकॉम्पेटिबिलिटी। ठीक, जब ये इनकॉम्पेटिबिलिटी होता है तो फिर क्या होता है, एंड अनेबल टू शो रिक्वायर्ड इफेक्ट, और उस दवा के जरिए से जो हम लोग इफेक्ट चाह रहे थे वो जो हमने एडमिक्सचर बनाया है वो इस काबिल नहीं रहता है, वो अनेबल हो जाता है कि जो हमारा जो जैसा हम लोग क्या इफेक्ट चाह रहे हैं वो दे। ठीक है, जैसे कि क्या होगा, तो उसमें हो जाएगा सिनर्जिज्म। क्या हो सकता है, सिनर्जिज्म हो सकता है। सिनर्जिज्म का मतलब होता है कि इंक्रीज इन ड्रग एफिशिएंसी, यानी ड्रग की जो एफिशिएंसी है, जो काम करने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। दूसरा क्या होगा, एंटागोनिज्म हो सकता है। एंटागोनिज्म का मतलब उल्टा काम करने लग जाए, जो काम करना चाहिए था, जिस काम के लिए हम लोग दे रहे थे, मान लीजिए हम लोग दे रहे थे कि हार्ट ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए, और वो क्या कर रही है, दवा बिल्कुल और ज्यादा ब्लड प्रेशर को लो कर दे रही है, तो उसको बोलेंगे हम लोग एंटागोनिज्म। या कोई दूसरा नया इफेक्ट उसके अंदर आ जाए, जैसे कि टॉक्सिक इफेक्ट वो क्रिएट हो जाए उसके अंदर, तो इस तरीके से क्या हो सकती है, इनकॉम्पेटिबिलिटी हो सकती है। अब टाइप्स ऑफ इनकॉम्पेटिबिलिटी, तो ये जो इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है वो तीन तरह की होती है। एक होती है फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी, और दूसरा होता है केमिकल, और तीसरा होता है थेरापेटिक। आप इसके नाम से भी समझ पा रहे होंगे कि जब उसमें इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है, यानी जब दवाएं आपस में मेल नहीं खाती हैं, जब उनका कुछ अनवांटेड रिएक्शन होता है, तो कभी ऐसा होता है कि फिजिकली हमको हम देख सकते हैं, उसको विजिबल होता है, यानी उसका कलर चेंज हो गया, उसमें प्रिसिपिटेशन हो गया। या तो फिर क्या होता है, केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है, तो बज़ाहिर हमको आंखों से नजर नहीं आता है, लेकिन उसमें ऐसा होता है कि दवा का जो दवा का जो असल इफेक्ट है वो क्या होता है, खराब हो जाता है, केमिकल चेंजेस आ जाते हैं। उसमें क्या हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए डिकम्पोजिशन हो गई कोई दवा, या तो फिर क्या हो गया, वो उनका रिडक्शन हो गया, ऐसे क्या ऑक्सीडेशन हो गया, तो इस टाइप की चीज़ें आ जाती है केमिकल रिएक्शन में, तो इसकी वजह से भी क्या है, इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है। ऐसे क्या थेरापेटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है, यानी ये कि हम जब दवा दे देते हैं तब हमको पता लगता है कि यार इसमें तो कुछ इनकॉम्पेटिबिलिटी हो गया, यानी दवाओं ने क्या है आपस में कुछ अनवांटेड रिएक्शन कर लिया और फिर उसका इफेक्ट शो होने लगता है, पता चला कि दवा बहुत ज़्यादा काम कर रही है, या कोई टॉक्सिक इफेक्ट कर दिया उसने, या एंटागोनिज्म इफेक्ट कर दिया उसने। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया अभी टोटल वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको यहाँ से देख लीजिएगा, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, आसान है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग ऐसा, अब जो इनकॉम्पेटिबिलिटी हो रही है तो उससे क्या फ़र्क हो सकता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस, क्या प्रॉब्लम्स, क्या दिक्कतें क्रिएट हो सकती हैं, तो क्या होगा उससे, तो इरिटेशन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, क्या होगा उससे, इरिटेशन होगा, बहुत ज़्यादा जलन हो सकता है। ऐसे ही मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, ये भी उसका मतलब नुकसान हो सकता है कि बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन जो हैं वो काम करना बंद कर दे, मान लीजिए हार्ट काम करना बंद कर दे, किडनी काम करना बंद कर दे, लीवर काम करना बंद कर दे, पैनक्रियाज काम करना बंद कर दे, तो ये भी इसका इफेक्ट हो सकता है। ऐसे ही टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है, ऐसे ही एम्बोलस भी बना सकते हैं। वो पता चल रहा है कि वो दवाओं को हमने डाला और हमारी बॉडी के अंदर जब वो गए तो उन्होंने एम्बोलस बना दिया। एम्बोलस मतलब अपनी एक क्लोटिंग कर ली और वो जाके किसी ब्लड वेसल्स के अंदर फंस गए। मान लीजिए ब्रेन के अंदर जो ब्लड जा रही थी उसमें जाके फंस गए, पता चला कि ब्रेन है, उसको पता चल रहा है कि ब्रेन का शॉक हो गया, तो कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग इनकॉम्पेटिबिलिटी को कैसे रोकें, क्या क्या हम लोग बातों को ध्यान रखें कि इनकॉम्पेटिबिलिटी ना हो, तो उसके लिए क्या है, प्रिपेयरिंग एडमिक्सचर अंडर द स्ट्रिक्ट डायरेक्शन ऑफ फिजिशियन।
तो हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोग एडमिक्सचर जब प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे, तो फिजिशियन के जो डायरेक्शंस हैं, जो इंडिकेशंस हैं, उसको स्ट्रिक्टली बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से फॉलो करना है। दूसरा क्या है, सेपरेटिंग द ड्रग डोज बाय टाइम, प्लेस एंड बाय रिंजिंग द आईवी सेटअप्स या सिस्टम विद ए नेचुरल सॉल्यूशन। तो कह रहे हैं कि हम लोग दवाओं को क्या है, उनको थोड़ा सेपरेट करने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए एक बॉटल है ये, ठीक है, एक बॉटल है, तो आपने एक दवा आपने यहां से डाल दी इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, आपने एक दवा यहां से डाल दी और फिर दूसरी दवा इसके अंदर जो डालनी है वो भी आपने यहीं से डाल दिया। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, इसको सेपरेट करिए, डोज को थोड़ा सा सेपरेट, उसको इधर से डालिए और थोड़ी देर के बाद डालिए, ताकि ये इसका जो इफेक्ट है इसमें फ्लूइड में घुलने के बाद थोड़ा सा क्या आ जाए, इसका कंसंट्रेशन क्या है, थोड़ा सा कम हो जाए। फिर उसके बाद जब इसको मिलाएंगे तो ये इसके चांसेस ये हैं कि ये आपस में रिएक्शन ना करें, ठीक है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो आप सिरिंज वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसको रिंज कर लें, उसको धुल लें, ताकि ऐसा ना हो कि उसके अंदर वो दवा का केमिकल है, उसी इंजेक्शन से आपने दूसरी दवा ले लिया तो फिर क्या वो आपस में वहीं पे क्या वो रिएक्शन करके कुछ गलत कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं, यही इसका मतलब है कि जो आईवी सेटअप है आपका उसको भी रिंज कर लेना चाहिए और टाइम और जगह का भी थोड़ा सा ध्यान रख के आपको ये एडमिक्सचर बनाना चाहिए। तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है, बाय यूजिंग इनलाइन फिल्टर फॉर इन्फ्यूजन। आप इसको कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं इनकॉम्पेटिबिलिटी को, तो कैसे कर सकते हैं, तो इनलाइन फिल्टर भी आपको यूज करना चाहिए इन्फ्यूजन के लिए। इनलाइन फिल्टर क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि जब आईवी सेटअप को, आईवी सेटअप मतलब वो बॉटल, जो बॉटल है उसके अंदर जो फ्लूइड है उसको पहुंचाने के लिए बॉडी के अंदर जो पाइप लगाया जाता है, वो पाइप आ गया, उसका जो आगे नीडल होता है, जो भी चीजें होती हैं वो सब आती हैं आईवी सेटअप के अंदर। आपने देखा होगा कि एक चीज होती है गोल सी, तो वो क्या वहां पे क्या है, समझ लीजिए एक तरीके से फिल्टर पेपर की तरह से चीजें लगी रहती हैं। आपने देखा होगा जाली टाइप की चीज लगी रहती है, उस पे आके क्या है, पहले ड्रग गिरता है, वहां से छनता है, फिर नीचे जाता है। तो वही क्या होता है, एक तरीके से इन फिल्टर हो, इन लाइन, वो क्या होता है, इन लाइन फिल्टर बोलते हैं उसको। तो अच्छी क्वालिटी का अगर लगाएंगे तो कोई भी पार्टिकल वगैरह जो मतलब हमारी बॉडी में जाके कुछ हमको हार्म कर सकता है, तो वो फिल्टर होकर वहीं पर रुक जाएगा, वो ब्लड के अंदर नहीं पहुंचेगा। तो वही कह रहे हैं कि आपको वहां पे क्या इन फिल्टर लगाना चाहिए इन्फ्यूजन के लिए। इन्फ्यूजन मतलब बॉडी के अंदर जो ड्रग जा रहा है धीरे धीरे या इंजेक्शन के थ्रू आप पहुंचा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्यूजन। और क्या ध्यान रखना चाहिए, तो प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ ड्रग एडेड इन आईवी फ्लूइड। और आईवी फ्लूइड के अंदर आप जो दवाओं को डाल रहे हैं तो उनको अच्छे से मिक्स भी करना है। समझ में आ रही है, यानी कि डाला और तुरंत चढ़ाना शुरू कर देनी, बल्कि उसको अच्छे से मिक्स करिए, फिर उसके बाद आप इन्फ्यूजन करिए। और क्या करना है इसमें, कैसे हम कर सकते हैं, तो रेड्यूसिंग द नंबर ऑफ ड्रग इन ए सिंगल आईवी बैग। जो एक सिंगल आईवी बैग है, आईवी फ्लूइड का जो मतलब बॉटल है, उसके अंदर हम लोगों को क्या है, दवाओं का जो नंबर है उसको कम करना चाहिए। यानी ये नहीं कि 10 दवाएं उसी के अंदर डाल दे रहे, नहीं, बल्कि अलग दूसरे बोतल में डाल के थोड़ा थोड़ा चढ़ा दीजिए अलग अलग। यानी 3 दवाएं 4 दवाएं इस वाले में डाल दीजिए, 3-4 दवाएं दूसरा बोतल चढ़ाइए, उसमें डाल के दे दीजिए। अब पता चल रहा है कि 10 दवाएं आपने एक ही बोतल में डाल दिया, तो फिर तो उसका अनवांटेड रिएक्शन होना ही होना है। और क्या करना है, अवॉइडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एडमिक्सचर जस्ट आफ्टर द मिक्सिंग। और जैसे ही आपने दवाओं को मिक्स किया तुरंत नहीं चढ़ाना है, उसको हम लोग देखना है थोड़ा सा कि इसके अंदर कोई फिजिकल या क्या केमिकल रिएक्शन, इसके अंदर कोई फिजिकल चेंजेस तो नहीं आ रहा, उसका कलर तो नहीं बदल रहा, प्रिसिपिटेशन तो नहीं हो रहा है। तो उसको देखेंगे तो इनकम्पेटिबिलिटी का हमको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा, तो हम लोग वो क्या है यूज नहीं करेंगे। तो ये भी हमको करना है। ऐसे क्या है, डिस्कैर्डिंग और शुड नॉट, डिस्कैर्डिंग मतलब होता है कि उसको फेंक देना, ठीक है, डिस्कैर्डिंग मतलब यूज ना करना, उसको फेंक देना। तो डिस्कैर्डिंग या आप ये यूज कर सकते हैं कि शुड नॉट यूज्ड द एडमिक्सचर सॉल्यूशन आफ्टर 24 आवर्स। आपने क्या है, एडमिक्सचर बना के रखा और पेशेंट को चढ़ाना था, लेकिन किसी वजह से उसको नहीं चढ़ाया गया, तो वो 24 घंटे वो क्या है रखा रह गया, तो अब कह रहे हैं उसको यूज ना करिए, आप उसको फेंक दीजिए, ठीक। और क्या है, ऑब्जर्विंग दी रनिंग ऑफ आईवी फ्लूइड टू डिटेक्ट द फिजिकल चेंजेस। और जो आईवी फ्लूइड आप चढ़ा रहे हैं तो उसको थोड़ा देखते रहिए, ऑब्जर्व करिए, कहीं उसके कलर के अंदर चेंजिंग वगैरह तो नहीं आ रही है, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है। ऐसे ही क्या है, पेशेंट को भी आप ऑब्जर्व करिए कि उसके अंदर कुछ थेरापेटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी तो नहीं आ रही है। समझ में आ रही है, उसके अंदर कोई मान लीजिए दवा चल रही है, उसको फायदा होना चाहिए, पता चल रहा है कि उसका बहुत तेज उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, या बहुत तेज क्या है उसका हार्ट रेट क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसको दिक्कतें हो रही हैं नहीं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, तो पेशेंट को देख के भी आप क्या है इनकॉम्पेटिबिलिटी का थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप मान लीजिए अगर देख रहे हैं शुरू में आपको पता लग गया कि आपको पता लग गया कि दवा का कुछ रिएक्शन गलत हो गया, फ़ायदा नहीं कर रही है, दवा नुकसान कर रही है, तो आप उस दवा को रोक देंगे। पूरी दवा उसकी बॉडी में तो नहीं जा पाएगी। अगर मान लिया आपने ध्यान नहीं दिया तो पूरी बॉडी में जब दवा चली जाएगी तो उसको कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
अब ये रोल एक टॉपिक और इसमें आपके सिलेबस में पूछा नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार। तो वो क्या है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन आईवी एडमिक्सचर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो आईवी एडमिक्सचर वगैरह बन रहा है उसको पूरा एडमिनिस्टर करना, ये सारी चीज़ों में तो फार्मासिस्ट का क्या रोल है। तो फार्मासिस्ट शुड प्रोवाइड प्रॉपर सुपरविजन ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ आईवी एडमिक्सचर। ये कह रहे हैं कि जब आईवी एडमिक्सचर बनाया जा रहा है तो जो फार्मासिस्ट है, जो चीफ फार्मासिस्ट है, उसकी जिम्मेदारी है कि अच्छे से उसको देखभाल करे, यानी कि कुछ जो मतलब छोटे, यानी कि जो अभी मतलब सीख रहे हैं जो बच्चे वो काम कर रहे हैं और उनको छोड़ दिया अपनी मर्जी से वो कर रहे हैं तो गलत तो कर सकते हैं ना। इसलिए जो मतलब ट्रेंड फार्मासिस्ट है, जो एक्सपीरियंस है, तो उसको क्या है वहाँ पर रह के अपनी निगरानी में काम करवाना चाहिए। दूसरा क्या है, ही शुड प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस फॉर स्टाफ टू अवॉइड इनकॉम्पेटिबिलिटी। ये कह रहे हैं जो स्टाफ वगैरह हैं तो उनको क्या है गाइडेंस करेगा वो कि मतलब ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ताकि क्या इनकॉम्पेटिबिलिटी ना हो। ऐसे ही शुड यूज़ लेटेस्ट रिसर्च इंफॉर्मेशन टू अवॉइड इनकॉम्पेटिबिलिटी। और जो इसके बारे में आईवी एडमिक्सचर के बारे में जो रिसर्च हो रही है, नई नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस हैं, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि कैसे हम लोग इनकॉम्पेटिबिलिटी को कम से कम कर सकते हैं, उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं कि इनकॉम्पेटिबिलिटी ना हो। ऐसे ही क्या है, ही शुड यूज़ कलर कोडिंग टू अवॉइड इनकॉम्पेटिबिलिटी। और उसको क्या है, कलर कोडिंग भी यूज़ करना चाहिए। मान लीजिए आपने दवाएं उसके अंदर डाल रहे हैं तो उसकी एक उस पर निशान लगा दें, कुछ कलर लगा दें, उससे एक पता रहेगा कि अलग अलग तरह की दवाएं इसमें डाली जा चुकी हैं। तो कोई दूसरा जाके पता चल रहा है कि कोई दूसरा उसमें एक इंजेक्शन ठोक दे रहा है, तो उससे थोड़ा सा अंदाज़ा रहेगा कि इसमें कौन कौन सी दवाएं दी गई हैं। तो कलर कोडिंग भी यूज़ करना चाहिए। ऐसे ही शुड प्रोवाइड लेबलिंग ऑन बैग्स। ऐसे जो बैग है जिसके अंदर एडमिक्सचर किया गया है, जिसके अंदर फ्लूइड के अंदर दवाओं को मिलाया गया है, तो उसके ऊपर लेबलिंग होनी चाहिए कि इसके अंदर कौन सी दवाएं डाली गई हैं, कितनी क्वांटिटी में डाली गई हैं। तो ये सारी चीज़ें भी करना चाहिए। ऐसे ही शुड यूज़ अल्टरनेट एडमिनिस्ट्रेशन रूट। ऐसे ही अगर क्या है, जो दवा फ्लूइड की जो दवा मिक्सचर के थ्रू दी जा रही है, अगर कोई उसका ऐसा तरीका है कि उसको एडमिक्सचर के थ्रू ना बल्कि किसी और दूसरे रास्ते से दिया जा सकता है, तो वो क्या करे, दूसरे रास्ते से भी दिया जाना चाहिए। यानी कि सारी दवाएं एक ही रूट से दी जा रही हैं तो उसमें भी इनकॉम्पेटिबिलिटी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ऐसे ही शुड यूज़ इनलाइन फिल्टर। ऐसे ही क्या उसको इनलाइन फिल्टर का भी यूज़ करना चाहिए। इनलाइन फिल्टर मतलब ये जो आईवी सेटअप है उसके अंदर एक तरीके का फिल्टर होता है, तो वो फिल्टर भी रहना चाहिए। अब एक टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर, वो है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। क्या है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग TPN बोलते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें से 1-2 नंबर का इसका डेफिनेशन वगैरह पूछ सकता है कि ये क्या होता है। समझ में आ रही बात? इसका डेफिनेशन आपको याद रहना चाहिए। तो क्या होता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन? इट इज़ ए मेथड टू प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिशन विदाउट यूजिंग GIT। तो ये क्या है, तो ये क्या एक ऐसा तरीका होता है जिससे हम लोग एसेंशियल यानी जो ज़रूरी क्या कहते हैं न्यूट्रिशन होते हैं किसी आदमी के लिए, उसको पहुंचाने का हम लोग क्या काम करते हैं। समझ में आ रही बात? और क्या उसमें हम लोग विदाउट यूजिंग GIT, यानी मान लीजिए मैं बीमार हूँ या कैसे भी हूँ, मान लीजिए मैं हूँ, अब मुझे न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत है, तो मेरे ओरल रास्ते से न देके किसी और दूसरे रास्ते से न्यूट्रिशन देना। मान लीजिए आईवी फ्लूइड के थ्रू मुझे न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, यानी प्रोटीन हो गया, कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स मेरी बॉडी के अंदर पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन क्या है, GIT के थ्रू नहीं बल्कि किसी दूसरे रास्ते से अगर ये सारी चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। यानी टोटली जो काम हो रहा है वो पेरेंटल रास्ते से किया जा रहा है, आईवी रूट से किया जा रहा है, इंट्रावेनस रूट से किया जा रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं TPN। ठीक, ये याद रखिएगा कि इसमें हम लोग GIT को यूज़ नहीं करते हैं। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बाईपास GIT, यानी GIT को छोड़ के या विदाउट यूजिंग GIT। ठीक है, तो इन दिस मेथड न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ आईवी फ्लूइड। तो ये कह रहे हैं कि इस मेथड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं आईवी फ्लूइड के फॉर्म में। ठीक है, आईवी फ्लूइड के फॉर्म में, यानी लिक्विड बना के उसको हम लोग क्या करते हैं, बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। और क्यों किया जाता है? टू मीट दी बॉडी नीड्स, ताकि बॉडी की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा किया जा सके, यानी जो मिनिमम या मैक्सिमम जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सके। दिस मेथड इज़ यूज्ड व्हेन समवन अनेबल टू टेक न्यूट्रिएंट्स ओनली। और ये वाला मेथड उस वक्त यूज़ किया जाता है कि जब कोई आदमी क्या है, न्यूट्रिएंट्स को ओरली नहीं ले सकता है। अगर ओरली लेने के वो काबिल है तो बेहतर तरीका ये कि ओरली दिया जाए, क्योंकि अगर ओरली दवा नहीं देते आप, ओरली कोई आदमी खाना नहीं खाता है, उससे बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट हो सकती हैं। और क्या दिक्कतें आगे आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
या तो फिर कोई इमरजेंसी कंडीशन हो तो उसमें भी दे सकते हैं। जैसे कि मान लिया किसी का बहुत ज़्यादा क्या है एनर्जी लॉस हो गई है, एकदम बहुत कमज़ोर हो गया है, अगर वो खाना खाएगा भी तब भी क्या है वो बहुत टाइम लग जाएगा वो एनर्जी उसको पाने के लिए, और हार्ट को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, हर जगह एनर्जी चाहिए, तो उसको क्या करते हैं IV रूट से देंगे, जल्दी से उसको एनर्जी मिल जाए, फिर बाद में अपना खाना खाता रहेगा, एनर्जी मिलती रहेगी। तो इमरजेंसी कंडीशन में भी क्या है हम लोग इस वाले टोटल पेरेंटल रूट से उसको न्यूट्रिशन पहुँचाने का काम करते हैं। अब टाइप्स ऑफ TPN टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के टाइप क्या हैं, तो 2 टाइप हैं, कोई इतना ये टॉपिक अहम नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिए। सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या है, सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन, तो इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड फ्लूइड्स आर डिलीवर्ड थ्रू ए सेंट्रल वेन। तो इस वाले में क्या होता है, तो जो फ्लूइड्स हैं यानी जो न्यूट्रिएंट्स से भरे हुए फ्लूइड्स हैं जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, तो उनको क्या डिलीवर किया जाता है बॉडी के अंदर थ्रू सेंट्रल वेन, सेंट्रल वेन के थ्रू, यानी जो समझ लीजिए जो मोटी मोटी या जो मेन हमारी क्या है वेन्स हैं उनके थ्रू क्या है पहुंचाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से हमारी एक वेन जा रही है जो वेना कावा है, ठीक है, वहाँ जाके मिल रही है तो डायरेक्ट वेना कावा के अंदर दे दिया जाता है। तो मेनली थ्रू दी सुपेरियर वेना कावा, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि जो ऊपर वाला हमारा वेना कावा है सुपेरियर वेना कावा, आपने पढ़ा होगा हार्ट वाले उसमें कि एक ऊपर वाला वेना कावा होता है एक नीचे वाला होता है। तो ऊपर वाला जो सुपेरियर वेना कावा होता है उसके रास्ते से हम लोग क्या है खास तौर से ये सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन पहुँचाने का काम हम लोग करते हैं। इट इज़ प्रेजेंट बीनीथ द कॉलर बोन, और ये जो हमारी हड्डी है कॉलर बोन जो है यहाँ पे क्या है ये प्रेजेंट होती है, इसके नीचे डायरेक्टली गोज टू और हार्ट, और ये जो वेना कावा है सुपेरियर डायरेक्टली हमारे हार्ट तक पहुँच जाती है। तो जैसे हम लोग उसमें देंगे तो वो हमारे हार्ट तक पहुँचेगा और हार्ट क्या है पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन पहुँचा देगा आसानी से। दूसरा जो होता है वो होता है पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन, उसको हम लोग PPN बोलते हैं, यानी जो मेन वेन्स हैं उनको छोड़ के मान लीजिए हाथों के अंदर जो वेन्स हैं वहाँ से या कहीं और जो वेन्स हैं या गर्दन में हैं तो वहाँ से जो मतलब पेरिफेरल वेन्स हैं उसके थ्रू दिया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इन दिस मेथड फ्लूइड्स आर डिलीवर्ड थ्रू ए स्मॉल वेन, जो हमारी पतली वाली जो वेन्स हैं उसके थ्रू अगर पहुँचाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक। अब ये कि कंपोजिशन ऑफ TPN, यानी जो TPN है जो फ्लूइड एसेंशियल फ्लूइड हम लोग पहुंचा रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, तो वही है कंपोजिशन, ठीक है। मान लीजिए न्यूट्रिशन दे रहे हैं किसी को तो उस न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, सिर्फ प्रोटीन रहेगा, कार्बोहाइड्रेट रहेगा या क्या मिनरल वगैरह विटामिन वगैरह भी रहेंगे, तो वही कंपोजिशन पूछ रहा है, ठीक है। तो TPN है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है वो क्या है, इज ए मिक्सचर ऑफ ऑल दी एसेंशियल न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स, तो जो भी ज़रूरी क्या है न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स हैं यानी हमारे बॉडी की जो बेसिक नीड्स हैं वो सब क्या है उसके अंदर हम लोग देते हैं, विच आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन, जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए जिनकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, एंड मिनरल्स एंड विटामिन वगैरह हो गए, ठीक है। इसमें आप विटामिन भी ऐड कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक। अब आपने पढ़ा होगा कि जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं सोशल फार्मेसी के अंदर, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पढ़ाया था आपको कि 2 तरीके के होते हैं, एक हम लोग बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, और माइक्रो वो होते हैं जो हम लोग कम क्वांटिटी के अंदर बॉडी के अंदर लेते हैं, उनकी ज़रूरत कम होती है और मैक्रो की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो मैक्रो में आते हैं हमारे प्रोटीन आते हैं, कार्बोहाइड्रेट या कैलोरीज कह सकते हैं, या फैट आते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी को हम लोग क्या है TPN देना है तो हम लोग उसमें कितना कितना मिलाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें क्या है मार्केट में पहले से तैयार करके रखी गई हैं, बॉडी के हिसाब से कितनी ज़रूरत पड़ती है उसके हिसाब से बना दिया गया उनको। तो 200 ml का बॉटल आता है जिसके अंदर क्या है 8 से 9% अमाइनो एसिड होते हैं, समझ लीजिए कि प्रोटीन होते हैं, आर अवेलेबल इन मार्केट के लिए क्या है एक प्रोटीन के लिए आपका बॉटल आता है, आप वो लाके चढ़ा सकते हैं, वो उसमें क्या है 200 ml का आता है और 8 से 9% या 10% उसके अंदर अमाइनो एसिड होते हैं। तो जो बॉटल है उसको लाके आप चढ़ा सकते हैं, अलग से आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बना बनाया आता है। अब 1.5 ग्राम क्या है 1.5 ग्राम प्रोटीन पर kg के हिसाब से पर डे, 1.5 ग्राम प्रोटीन पर kg के हिसाब से पर डे की क्या है नॉर्मल बॉडी की हमारी नीड है, ठीक है। कितनी नीड है हमारी, अगर कोई आदमी एडल्ट है तो उसको रोज़ाना कितना, एक दिन के अंदर उसके kg के हिसाब से 1.5 ग्राम। तो मान लीजिए अगर कोई आदमी 20 किलो का है, सपोज दैट अगर कोई 20 किलो का है
तो 1.5 ग्राम के हिसाब से उसको हमको कितना 30 ग्राम क्या है प्रोटीन रोजाना उसको देना पड़ेगा, ठीक है, अगर कोई नॉर्मल है। और वो आदमी जिसका हिपैटिक सिस्टम क्या है और रीनल सिस्टम क्या है ठीक है, यानी उसका लंग्स, उसका जो क्या कहते हैं, उसका जो लीवर है वो भी ठीक है और उसकी किडनी वगैरह भी ठीक से काम कर रही हैं, तब हम लोग इतना देंगे। लेकिन अगर ये सब में दिक्कत है तो ये डोज थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। ऐसे क्या कैलोरीज, ये कैलोरीज क्या होती है, तो कोई भी चीज़ हम लोग जो खाते हैं ना, चाहे फैट हो गया, चाहे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, उससे जो एनर्जी हमको जितनी मिलती है उसको हम लोग कैलोरीज बोलते हैं, ठीक है। जो एनर्जी उससे हमको मिलती है वो क्या होती है, कैलोरीज होती है। तो कैलोरीज आर एडमिनिस्टर एज 20 to 25% डेक्सट्रोज इन वाटर, ये बना बनाया आता है वाटर के अंदर, उसको डेक्सट्रोज मिला हुआ होता है जिसमें 20 से 25% होता है, तो उससे हमको क्या है कैलोरीज और एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। तो वो बॉटल चढ़ा सकते हैं। और बॉडी की जो हमारी नीड है एक नॉर्मली, तो वो कितना है 200 से 2500 कैलोरीज क्या है बॉडी की नीड है। तो एक आदमी को क्या है आप कितना चढ़ाएंगे, तो कैलोरीज लिखा रहता है उस पर अंदर किसके अंदर कितनी कैलोरी है। तो बॉटल आया, उसने आपको देखा किसके अंदर कैलोरी है, तो एक नॉर्मल आदमी के लिए उतना आप चढ़ा सकते हैं। ऐसे ही जो फैट है, फैट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है। अगर आप जो टीपीएन दे रहे हैं, मान लीजिए किसी को टीपीएन दे रहे हैं आप, और उसमें आप ये क्या है तो फैट वगैरह नहीं दे रहे हैं, तो उसको दिक्कत हो जाएगी कि उसके अंदर फैटी एसिड की कमी होने लग जाएगी। तो इसको इसलिए कि इसको बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी क्या है इसको भी दिया जाता है। तो इसका आता है मिल्की इमल्शन, इसका क्या आता है मिल्की इमल्शन आता है, यानी दूध जैसा सफ़ेद सफ़ेद सा इमल्शन आता है जो सोयाबीन का या सैफ्लोर के ऑयल का बना हुआ होता है। तो वो बना बनाया आता है, उसको भी आप क्या है एडमिनिस्टर कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। ऐसे ही क्या है अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, तो विटामिन वगैरह भी आते हैं, तो एक आता है मल्टीविटामिन का इंजेक्शन। तो उसमें क्या जो मतलब ज़रूरी विटामिन होते हैं वो सारी उसके अंदर मौजूद होती हैं, या ख़ास तौर से हमको ज़रूरत पड़ती है जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, तो वो सारी उसके अंदर होती हैं, तो उसको भी ज़रूरत के हिसाब से ऐड किया जा सकता है जो मार्केट में मिलता है। ऐसे ही क्या कुछ मिनरल्स हैं जैसे कि कॉपर हो गया, जिंक हो गया, सेलेनियम हो गया, ऐसे क्रोनियम हो गया, तो ये कॉमनली ऐड किए जाते हैं टीपीएन के अंदर, यानी जो टीपीएन का एडमिक्सचर हम लोग बनाते हैं उसके अंदर ये भी ऐड किए जा सकते हैं अगर किसी को टीपीएन देने की ज़रूरत है। इंडिकेशन क्या है कब हम लोग टीपीएन देते हैं, तो टीपीएन इज एडमिनिस्टर्ड इफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अगर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया, काम नहीं कर रहा, वो खा रहा लेकिन वहाँ से उसको एनर्जी मिल ही नहीं पा रही है, न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं पा रहे हैं, तो जब इसका जीआईटी खराब हो गया है तो उसको हम लोग टीपीएन देते हैं। और किसको देते हैं, तो इफ़ जीआईटी नीड्स ए कंप्लीट रेस्ट, अगर ऐसे किसी को जीआईटी को क्या है पूरा रेस्ट देना है, बिल्कुल आराम देना है, तब भी हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही एब्डोमिनल सर्जरी, ऐसे ही किसी की एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, मान लीजिए आंत वगैरह की सर्जरी हुई है, पेट की सर्जरी हुई है, तो उस कंडीशन में भी क्या हम लोग ये इस तरीके से उसको न्यूट्रिशन देंगे। ऐसे केमोथेरेपी अगर किसी की हो रही है तो उसको भी हम लोग क्या है ये दवाएं, उसको भी क्या है टीपीएन देंगे। ऐसे इंटेस्टाइनल स्केमिया हो गया है, तब भी ये दवाएं हम लोग देते हैं। स्केमिया मतलब ये है कि वहाँ पे ब्लड वगैरह नहीं पहुँच पा रहा है, तो वहाँ से क्या वो वहाँ से वो न्यूट्रिशन को लेके भी वापस नहीं आ पाएगा। ऐसे क्या है जीआईटी ब्लीडिंग हो रही है, तो अगर उस कंडीशन में भी नहीं देंगे। ऐसे क्या है एक्सट्रीमली प्री मेचर बर्थ है, यानी कोई बच्चा ऐसा है कि बहुत पहले ही पैदा हो गया, मान ली नॉर्मली बच्चे 9 महीने में पैदा होते हैं, वो 6 महीने में 7 महीने में पैदा हो गया, तो अब उसके पूरी बॉडी के जो मतलब पार्ट्स हैं ऑर्गन वो डेवलप नहीं हो पाए होंगे अच्छे से, तो फिर उसको टीपीएन देने की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके क्या है कॉम्प्लिकेशंस क्या है, अगर मतलब टीपीएन हम लोग दिए जा रहे हैं, टीपीएन दे रहे हैं यानी पेरेंटल रूट से ही उसको क्या है न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, उससे कुछ दिक्कतें भी क्रिएट हो सकती हैं। तो क्या हो सकता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है कि जो आईवी कैथेटर हम लोग लगाते हैं, मान लीजिए यहाँ से उसको कैथेटर लगा दिया गया, तो यहाँ से इन्फेक्शन इस पाइप के थ्रू जो कैथेटर जो पाइप लगा है उससे इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे क्या है ब्लड की क्लोटिंग हो सकती है, जहाँ से कैथेटर आपने लगाया है, जहाँ पे इसके वेना कावा के अंदर हमने जोड़ा है, तो वहाँ पे ब्लड की क्लोटिंग हो सकती है, और वो जो क्लोटिंग हुई है वो जाके ब्लड में सर्कुलेशन में पहुंच गया और जाके कहीं पे वो क्या फंस गया, मान लीजिए ब्रेन के अंदर जाके फंस गया, तो ब्रेन का फंक्शन खराब हो जाएगा, पता चल रहा है कि एक साइड का पैरालिसिस हो गया, तो ये दिक्कतें उससे हो सकती हैं। ऐसे ही क्या है जीआई एट्रोफी हो सकता है। एट्रोफी का मतलब ये होता है कि जीआईटी सिस्टम क्या है वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। अगर 2 महीने अगर 2 हफ्ते क्या है हम लोगों ने क्या है इसको खाना इस रास्ते से नहीं खिलाया, टोटल पेरेंटल रूट से ही दे रहे हैं, तो थोड़ा ये दिक्कत आ सकती है, ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग तो महीनों मतलब उसी में पड़े रहते हैं, तो क्या है तो इससे ये कमज़ोर हो सकता है। दूसरा क्या लीवर डिसीज़ हो सकती है अगर लंबे समय तक टीपीएन दिया जा रहा है, और क्या गॉल ब्लैडर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो आपका टॉपिक था ये यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ये जो PDF है इसको मैं करेक्शन करने के बाद
उसमें आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वाइट बैकग्राउंड वाला PDF मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ, सारे चैप्टर के वहाँ पे अवेलेबल हैं। आप ग्रुप को ज्वाइन करके जाके वो सारे PDF वहाँ से हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।